सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं बस्तियों की। मानव ने जब भोजन के एकत्रीकरण और आखेट की अवस्था को पार कर पशुपालन तथा कृषि की अवस्था में प्रवेश किया तो उसे स्थायी आवास की आवश्यकता हुई। जनसंख्या बढ़ने पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई तो सुरक्षा की दृष्टि से बस्ती के आकार में वो रहने शुरू कर दिया उसने। बाद में एक गांव से दूसरे गांव और आपस में मिलने से फिर मार्गों का विकास हुआ। इस प्रकार गांव के समस्त परिवार कृषि के विकास में लग गए और गांव बसते चले गए। जब पुराने गांव में कृषि भूमि से भोजन की पूर्ण प्राप्ति नहीं हो पाती थी तो कुछ गांव के परिवार मिलकर आसपास की भूमि में जो कृषि योग्य भूमि थी उसको कृषि योग्य बनाकर और नया गांव बसा लिया जाता था। अब बात करते हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर है। तो प्राचीन काल में जब सभी बस्तियां पशुचार और कृषि पर आधारित थी, धीरे धीरे मानव ने विकास किया और उसके स्थान पर फिर कृषि यंत्रों की मरम्मत और दूसरे कामों में तकनीकी विकास होने पर उत्पादन में वृद्धि होने लगी तो दूसरे व्यवसायों में विकास हुआ, परिवहन में इत्यादि में। इस प्रकार धीरे धीरे कुछ गांव धीरे धीरे तीव्रता से विस्तार करते चले गए और उनके आकार में, जनसंख्या में, उनके व्यवसाय में अंतर होने से वो अन्य क्षेत्रों से अलग होकर वो नगरीय बस्तियों में बदल गए। अंतर की बात करते हैं यदि नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में, तो जो ग्रामीण बस्तियां होती है उसमें मुख्य रूप से कृषि पे आधारित पशुपालन पर जीविकोपार्जन निर्भर करता है उनका। उनमें वन काटने वाले, खान खोदने वाले, शिकार, जंगल में कंदमूल फल एकत्रित करने वाले, इस प्रकार के जो आदिम गतिविधियां हैं, मछली पकड़ने वाली जो गतिविधियां हैं उसमें उनका ज़्यादा योगदान होता है। जबकि नगरीय बस्तियों में निर्माण उद्योग, परिवहन, व्यापार और अन्य सेवाएं सम्मिलित होती है। नगरीय बस्तियों में जनसंख्या की सघनता के साथ साथ गतिशीलता भी अधिक होती है। गतिशीलता का संबंध तकनीकी और मशीनों से है। अब बात करते हैं मानवीय बस्तियों का परिस्थिति विज्ञान। जो मानवीय जो बस्तियां होती है उसका जो आकार है, प्रतिरूप है, कार्यों का नियंत्रण है, उस क्षेत्र के जो प्राकृतिक तत्व होते हैं, प्राकृतिक कारक होते हैं, उन पे निर्भर करता है। जो सांस्कृतिक दृश्य भूमि उससे निर्मित होती है, उसका अध्ययन करने के लिए ग्रामीण जो बस्तियां होती है या नगरीय बस्तियां होती है उनका केंद्रीय पक्ष जो होता है वो स्वयं जनसंख्या होती है, जिसमें मनुष्य की संख्या, आयु वर्ग, स्त्री पुरुष अनुपात, प्रदेश तथा स्थानिक वितरण सम्मिलित होता है। और इनके पक्ष की बात करते हैं तो भौतिक पक्षों में मुख्य रूप से जो होते हैं वो है प्राकृतिक वातावरण के तत्व, प्रादेशिक स्थिति, भू आकृति, जलवायु, ढाल की दिशा, धूपदार, छायादार जो भी है, खनिज तत्व है, मिट्टियाँ है, जल संसाधन है, प्राकृतिक वनस्पति, जंतु सम्मिलित होते हैं। सांस्कृतिक वातावरण में मुख्य रूप से जो इसकी जो बस्तियों की जो पारिस्थितिकी है उसमें सांस्कृतिक वातावरण की बात करें तो उसमें प्रगति है, कला साहित्य है, दस्तकारी है, वास्तुशिल्प की शैली है, धार्मिक विश्वास, अंधविश्वास, जादू टोने, सामाजिक परंपराएं, इस प्रकार की ये तत्व सम्मिलित होते हैं। और व्यावसायिक पक्ष की बात करें तो उसमें नगरीय या ग्रामीण अर्थव्यवस्था उस पर निर्भर करती है और सामाजिक संगठन और सामाजिक प्रवृत्तियों में भी ऐतिहासिक घटनाओं का प्रभाव मानवीय बस्तियों पर देखने को मिलता है। अब बस्तियों की प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से मानवीय बस्तियां मुख्य रूप से दूरी, उसका मुख्य जो आधार है वो है दूरी को माना गया है, डिस्टेंस बिटवीन शेल्टर्स, उनके पास पारस्परिक जो दूरी है उसी को माना गया है। तो ये 4 प्रकार की जो बस्तियां देखने को मिलती है, इसमें है सघन बस्तियां, जिनको पुंजित बस्तियां भी कह सकते हैं, एकत्रित बस्तियां भी कह सकते हैं और नेस्टित भी कहा जाता है। दूसरे प्रकार की जो बस्तियां हैं वो संयुक्त या सम्मिश्र बस्तियां होती है। तीसरे प्रकार की होती है खंडित बस्तियां और चौथी होती है
वो होती है परिक्षिप्त, या जिनको बिखरी हुई या प्रकीर्ण या एकाकी बस्तियां कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपन सघन बस्तियों की। सघन बस्तियों में मकान या झोपड़ियाँ जो होती है वो आसपास में सटे हुए होती है, और इनको बस्तियों को पुंजित बस्तियां भी कहा जाता है। फिंच और ट्रिवार्था ने इस प्रकार की बस्तियों को न्यूक्लिएटेड या नेस्टित बस्तियां कहा है। और ब्लास की बात करें जो फ्रांसीसी विद्वान है, तो इन्होंने इन प्रकार की बस्तियों को क्लस्टर्ड बस्तियां कहा है, इनको पुंजित बस्ती कहते हैं। जीन ब्रुन्स जो भी फ्रांसीसी विद्वान है, उसने इस प्रकार की बस्तियों को संकेंद्रित कंसंट्रेटेड बस्तियां कहा है। और ये इस प्रकार की जो बस्तियां होती है, इसमें मुख्य रूप से आकार के आधार पर कई प्रकार की होती है, जैसे नंगला है, पूर्वा है, पल्ली है। सबसे छोटे आकार की बस्ती होती है गांव, कस्बा, जो कि ग्रामीण सेवा का केंद्र भी होता है। नगरों में भी कई प्रकार के भेद है, जैसे सामान्य नगर, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस। इस प्रकार की जो बस्तियां होती है ये सघन बस्तियां कहलाती है। दूसरा है संयुक्त बस्तियां। संयुक्त बस्तियों में एक गांव के साथ उसके साथ में दूसरे पूर्वे भी जुड़े हुए होते हैं। यदि किसी गांव या जो कृषि भूमि का जो विस्तृत क्षेत्र है, तो उस गांव के कुछ परिवार जिनकी खेत से गांव की थोड़ी दूरी होती है, या पहले गांव की कृषि भूमि का कोई क्षेत्र कम फैला हुआ था और गांव से दूर बंजर भूमि थी या वन क्षेत्र था, तो उसमें जाकर वो परिवार बस जाता है और खेती का काम कर लेता है, लेकिन उससे वो गांव से उसका संबंध रहता है, ताकि वो, और इस प्रकार क्या होता है कि वो वहाँ पर इसलिए बस जाते हैं कि उसको खेत में काम करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके, लेकिन उसका संबंध होता है वो गांव से होता है, या ये कहें कि उस गांव से उस बस्ती का संबंध होता है। और इस प्रकार का ये नंगला है, पूर्वा है, टोला है, या जिसको हेमलेट बोलते हैं, तो ये दोनों मिलाकर या इनके जो आपस में जो संपर्क होता है, उनको जितने भी बने हुए होते हैं आसपास के हेलमेट, इनको गांव से कोरिलेट करके इनको संयुक्त बस्तियां कहा जाता है। तीसरे प्रकार की होती है अपखंडित बस्तियां। अपखंडित बस्तियों में अलग अलग वास गृह होते हैं। एक ही बस्ती के अंदर एक दूसरे के निकट बसे हुए होते हैं, जैसे पश्चिमी बंगाल है। पश्चिमी बंगाल, या अपन यूँ कहें कि दोन घाटी वाला क्षेत्र कहें, या गंगा के डेल्टा के आसपास का क्षेत्र कहें, उसमें क्या होता है कि बस्तियां छोटी छोटी होती है, लेकिन ये प्रकीर्ण बस्तियां इसको कहा नहीं जा सकता। प्रकीर्ण बस्तियों में और इनमें यह अंतर होता है कि प्रकीर्ण बस्तियों का संपर्क एक बस्ती का दूसरी बस्ती से कम हो पाता है, लेकिन जो अपखंडित बस्तियां होती है उसमें उनका एक दूसरे से संपर्क होता है। वो एक दूसरे से पारिवारिक संपर्क होता है, और एक दूसरे से सामाजिक संपर्क कह सकते हैं इसको, और आर्थिक गतिविधियां भी एक दूसरे से मिलकर चलती है। प्रत्येक एक घर का दूसरे घर से अलग बसा हुआ होता है, लेकिन पारस्परिक इनमें संबंध पाए जाते हैं। इनमें श्रम विभाजन है, सामाजिक संगठन है, कृषि सहकारिता है, और ग्राम बिरादरी के सामुदायिक जीवन आपस में मिले हुए होते हैं। कोशिक ने इस प्रकार की बस्तियों को अपखंडित बस्तियां कहा है। इस प्रकार की बस्तियों को कई अलग अलग जगह पर अलग अलग इनके नाम भी होते हैं। चौथी प्रकार की जो बस्तियां है वो है एकाकी बस्तियां। एकाकी बस्तियां को बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियां कहते हैं। ये है एकाकी बस्तियां जो अलग होती है, प्रकीर्ण होती है, स्कैटर्ड होती है। इन बस्तियों में अलग अलग बसे हुए घर होते हैं, कृषि घर होते हैं, फार्म स्टेड होते हैं, फार्म हाउस होते हैं, और मकान चाहे पक्के हो, ईंट पत्थर के बने हुए हो सकते हैं, छप्पर झोपड़ी हो, या इस प्रकार के जो होते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कंक्रीट लोहे से बनी हुई भव्य इमारतें भी होती है, एक दूसरे से अलग होती है, और ये कृषि फार्म एक दूसरे से अलग होते हैं बिल्कुल। इनको एकाकी आइसोलेटेड सेटलमेंट्स कहलाती है ये। इनमें प्रत्येक घर में केवल एक परिवार निवास करता है। ऐसा हो सकता है कि किसी परिवार के नौकर चाकर श्रमिक भी उसी इमारत में निवास करते हो, और स्वामी का मकान चाहे हो सकता है उसमें अलग हो,
नौकर कर्मचारियों के लिए उसी में अलग हो। तो लेकिन कर्मचारियों के निवास के आसपास बने हुए सभी कमरों या मकानों से मिलती जुलती हुई एक बस्ती होती है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के कृषि गृहों में फार्म स्टेट्स में ऐसी बस्तियाँ होती है। प्रत्येक कृषि गृह या वास गृह एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं और इस प्रकार इनको आइसोलेटेड या बिखरी हुई या प्रकीर्ण बस्तियाँ कह सकते हैं। सभी को धन्यवाद।